जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। गाजा और इजराइल का जो एग्जाम्पल शुभेंद्र अधिकारी जी ने दिया, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और आने वाला समय कट्टरपंथियों के लिए और जिहादियों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी जी। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। ये सुनने के लिए भाई सच में कान तरस रहे थे। पश्चिम बंगाल का हिंदू चैन की सांस ले पाएगा और सुकून की नींद सो पाएगा। अब आइए आपको अमित शाह जी की एक पुरानी बात धाकड़ वाली क्लिप दिखाते हैं। लेकिन ये इधर जो भीड़ है, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो उस टाइम ममता जी के साथ थे, आज इधर है, क्या कहना? देखिए, एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आ गए। चलिए, আমরা কথা বললাম অমিত শাহের সঙ্গে। ये एडिट मत कर। सर एक खोटा बात बंद। एबीपी न्यूज अभी ममता दीदी के साथ है, लेकिन चुनाव के बाद हमारे साथ हो जाएगा। और सुनो, इसे एडिट मत करना, ये सबसे बढ़िया था। अब आइए आपको योगी आदित्यनाथ जी का जलवा दिखाते हैं। जब मंच पर खड़े होकर शुभेंदु अधिकारी जी सभी नेताओं का आशीर्वाद ले रहे थे व उनको धन्यवाद दे रहे थे, तब देखिए क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी जी मंच पर खड़े सभी बीजेपी के बड़े नेताओं का धन्यवाद कर रहे थे व उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन जैसे ही वो योगी जी के पास पहुंचते हैं, उसके बाद आपने देखा पूरा माहौल बदल जाता है। जो पब्लिक होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नारेबाजी करने लगती है। तो ये जलवे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी के। सब हिंदू घरे ध्वज लागाते হবে কাল সকালের মধ্যে, সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। 10 প্রত্যেক শাক বিতরণ করো। ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে, এখনো পর্যন্ত ওরা ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। अब हिंदुओं के घरों पर भगवा झंडा लगाओ और जिहादियों को सेपरेट कर दो। आपको बता दूं, यहाँ पर मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, कट्टरपंथियों की बात हो रही है, जिहादियों की बात हो रही है, दंगाइयों की बात हो रही है। अब कौन कट्टरपंथी है, कौन जिहादी है, कौन दंगाई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बयान देने वाले शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब जिहादियों की, कट्टरपंथियों की, दंगाइयों की नींदें हराम होने वाली हैं। अब आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर जब मुमताज बानो की लात मारी गई थी, तो अब इसका हर्जाना बीजेपी को भरना पड़ेगा, और वो कैसे आप लोग इस क्लिप में देख लीजिए। गलत हुआ उनके साथ, उन्हें लात नहीं मारना चाहिए था। हालांकि यहाँ उनकी भी गलती है, इतने रात में उन्हें घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए था, और इतने मर्दों के बीच तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। पर हम सब उनके साथ हैं, हम सब उन्हें 10 लाख का कंपनसेशन फ्रॉम करंट गवर्नमेंट दिलाकर रहेंगे, जो उन्होंने आर्टिकल मेडिकल केस में इंट्रोड्यूस करवाया था। 10 लाख से 1 भी रुपए कम में हम नहीं मानने वाले हैं। और दीदी आप प्लीज़ सारे हरासमेंट की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करो, हमारे साथ शेयर करो, जिससे हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ सके। किसने लात मारा आपको, कहाँ लात मारा, क्यों लात मारा, आप ही को क्यों लात मारा, कौन कौन थे जिन्होंने लात मारा, और कितने बजे लात मारा, दीदी सारे डिटेल्स आप प्लीज प्रोवाइड कर दो, जिससे हम आगे बढ़ सके। दीदी তুমি চিন্তা করবে না, আমরা সবাই তোমার সাথে আছি। তোমায় 10 লাখ रुपीस कंपनसेट আমরা করিয়েই ছাড়বো। देखो, सिर्फ लात ही मारी गई थी, 10 लाख का तो मुआवजा तब देना पड़ता था जब पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों माओं के साथ कोई दूसरा अपराध होता था। यहाँ तो लात ही मारी गई थी, तो क्यों ना 5 लाख में मामला सेटल कर लिया जाए। हो सकता है टीएमसी और मुमताज बानो के समर्थकों को ये सुनने में बुरा लग रहा हो, लेकिन जो आरजीकर वाला केस था, वह मुमताज बानो ने ऐसे ही 10 लाख रुपए ऑफर किए थे, ना कि ये कहा था, ना ये आश्वासन दिया था कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, पाताल से भी पकड़ के लाएंगे। उल्टा यहाँ पर मुमताज बानो की टीएमसी गवर्नमेंट ने अपराधियों को बचाने का काम किया था। खैर, अब आइए देखते हैं कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी ने कैसे मुमताज बानो की बिना साबुन के धुलाई कर दी। कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ममता दीदी क्या कह रही है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। भाई तो कुर्सी अपनी गेल ले जा, इतना प्यार हो गया कुर्सी थे तो गेल ले जा।
कोई रोक रहा तेरे को? अपने घर ले जा। परंतु लोगों ने मैंडेट दिया है कि तू बाहर जा, उसका सम्मान कर, लोकतंत्र का सम्मान कर। लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे। जब सत्ता में थे तब तो देखा नहीं हम क्या अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी पश्चिम बंगाल में। ये हालात थे। लोगों ने कितनी खुशी मनाई है जाने की। साथियों, इस बात को समझना चाहिए। भाई तू कुर्सी अपने गिल ले जा। अगर तुझे कुर्सी से इतना प्यार हो गया, कोई बात नहीं, जो हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हैं वो नई कुर्सी ऑर्डर कर लेंगे और बढ़िया वाली। जी अमन जी, एक जमाने में आप पे भरोसा था, आपके पहले वाले चैनल को। आज के डेट में आपके करंट वाले चैनल को आप पे भरोसा। तो देखिए, वक्त के साथ सारे चीज बदलते हैं। शहजाद भाई को एक जमाने पे कांग्रेस पे भरोसा था, आज शहजाद भाई को बीजेपी पे भरोसा है। तो ये वक्त के साथ हम लोग समझते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। ठीक है शहजाद, 10 सेकंड प्लीज। आप लोग राहुल को कोस रहे हो। मैं नहीं कोसा, पार्टियां कोस सुन तो लो, सुन तो लो। आप मेरे से क्या सुन तो लो, परेशानी आपको? सुनिए ना। तौसीफ ने खुद टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 400 वोट मिले उनको। क्या? किसने? तौसीफ इंडिपेंडेंट, जी हाँ, क्योंकि जो सिस्टम इनको टिकट नहीं मिला था, ये और किसे मिला वो भी बोल दीजिए। तौसीफ अहमद खान ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा और नीचे टीएमसी समर्थक लिख दिया मेरी टीम ने। अरे इसे आनंद, डॉक्टर आनंद की शक्ल देखिए, डॉक्टर आनंद को दिखाइए भाई। ओहो, समर्थक ना लिखिए, आप उसमें जो लिखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वो लिखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो लिखते हैं। यूटर्न ले लिया तौसीफ। अब आप समाजवादी पार्टी को क्यों कोस रहे हो भाई? चुनाव से पहले अमन भाई, चुनाव से पहले अभी आपको अपडेट हुआ। अभी तो शहजाद ने आपको नहीं, चुनाव लड़ा। कितने वोट? 400 मिले। 400 कितने वोट मिले? एक दो मस्जिद के वोट मिले। अरे 1200 लोगों के पास जब मैं गया, 450 लगभग वोट मिले। 1-1.5 मस्जिद का वोट मिले। तहसीन पुनावाला। हालांकि मुझे बताया कि परिवार वालों ने टीएमसी को वोट किया है। नहीं, वहां के टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम पर टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं, बीजेपी वाले बचा रहे हैं। आए ना, रिजू दत्ता है, वो कह रहे हैं। रिजू दत्ता भी, अरे रिजू दत्ता को शोकॉज मिला है। हाँ, 4-5 नेताओं को मिला टीएमसी में। ठीक है, अब एक बार तहसीन पुनावाला में आपके पास, आप पर भरोसा क्यों नहीं है कांग्रेस पर? अच्छा नहीं, पहले तो कांग्रेस ने गद्दारी क्यों की डीएमके के साथ? सबसे पहले तौसीफ आपने लड़ा, ये बहुत बहादुरी का काम है, बहुत बहुत बधाई। प्लीज किसी की बात टीएमसी के खिलाफ लड़ा ना, बहादुरी जिसके भी खिलाफ लड़ा। ये बता था कि लोकतंत्र जीवित है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। गद्दारी क्यों की? बहुत अच्छा। अब आते जिसने खुद टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा हो उसे न्यूज़ वालों ने टीएमसी का समर्थक लिखकर बैठा दिया। वैसे यहाँ पर गलती न्यूज़ वालों की भी नहीं है, ये टीएमसी का ही बहुत कट्टर समर्थक था, बेचारा मेहनत करता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मुमताज़ बानोरी ने अपनी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया, तो बेचारा नाराज होकर खुद ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और मिले 400 वोट। जैसे राहुल गांधी को सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक व पवन खेड़ा जैसे लोग चढ़ाते रहते हैं, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इसे भी इसके आस पड़ोस के जो चिलगोजे होते हैं उन्होंने चढ़ा दिया होगा। खैर, अब आइए आप लोगों को कांग्रेस की हिपोक्रेसी दिखाते हैं, ये कैसे कांग्रेस महिलाओं की सेफ्टी को लेकर ज्ञान बांट रही है। महिलाओं के लिए मैं कहूंगी खासतौर से इस देश के अंदर चुनौती बन चुकी है। और मैं 10 साल से कहूंगी, पिछले 10 साल से 30 साल से राजनीति में हूं और बिल्कुल निर्भया से अभी तक देख रही हूं। आज मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि भारत बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है। और यहाँ पर देशों विदेशों कोई भी बच्ची, माँ बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की करतूत यहाँ पर सामने आई है। महिला कांग्रेस विधायक को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही चेरियन फिलिप ने रास्ता रोककर गले लगाने की कोशिश की है। महिला विधायक बिंदु कृष्णा ने धक्का देकर उनको दूर किया है। हाथ जोड़कर वो आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही मीडिया और कांग्रेस के तमाम नेताओं के सामने इन सभी लोगों की मौजूदगी में ये घटना घटी है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखो, देश का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि कांग्रेस के अंदर माँ बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो विधायक जैसे पद पर ही क्यों ना बैठी हों। और अब इस पर अलका लांबा जैसी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, एक ट्वीट तक नहीं करेंगे, वीडियो बनाना तो दूर की बात रही। चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर मोदी जी में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी के अन्य नेताओं से अलग बनाता है। অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন, সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার
তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে কংগ্রেসের সরকার, নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে, বিচারপতি বল। ये है भाजपा के पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने साल उड़ाकर सम्मान दिया व पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उस व्यक्ति ने जो आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा, वरना कोई गांव का अगर प्रधान भी बन जाता तो वो खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। मोदी जी की यही खासियत है कि आज वो अर्श पर हैं लेकिन फर्श से जुड़े हुए हैं, और यही चीज उन्हें बाकी के अन्य नेताओं से अलग बनाती है। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना। ये जो पप्पू ये पिछले 14 सालों से यही राग अलाप रहा है, लिख कर रख लो, लिख कर रख लो, लिख कर रख लो, और जो उसके चमचे होते होंगे वो लिख कर रख भी लेते होंगे, लेकिन अंत में उस लिखे हुए की बत्ती ही उन्हें बनानी पड़ती होगी। देश जी वो जान गए हैं, जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेहोश बैठे थे। पूछ लीजिएगा उन्हीं से, 4 घंटे बेहोश बैठे थे कि अब क्या होगा। वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था कि तेरा क्या होगा कालिया। ये सही था भाई, जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया तो अखिलेश यादव 4 घंटे तक बेहोश बैठे रहे, लेकिन जब अखिलेश यादव को होश आता है तो उसके बाद पश्चिम बंगाल में मुमताज बानो से मिलने पहुंच जाते हैं। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अखिलेश यादव जब मुमताज बानो से मिले होंगे तो मिलकर यही बोला होगा कि दीदी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आज पहली बार हारी हैं तो हो सकता है कि आपको अनुभव ना हो। मैं आपके साथ अपनी हार का अनुभव साझा करता हूं और आपके दुख को बांटता हूं। बाकी आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने क्या बोला होगा, कमेंट कर अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अबे साले बैगन। बेचारा दूसरों को सलाह दे रहा था कि मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लेकिन खुद की ही कुर्सी की पेटी बांधना भूल गया। अब आइए आपको हिंदुस्तान के कट्टर देशभक्त मुसलमानों से मिलाते हैं। हमें तो सब जगह चल रही, रोटी खाने के लिए हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं। हमारे से ही तो जीत रहे हैं, अगर हम ना होंगे तो जीतेंगे, अगर मुसलमान से ही तो जीत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर गए तो जीत रहे हैं। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रहा है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रहा है, और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का। पता नहीं यार, यही कर रहा है कैसे कि हिंदू हो तुम, मुसलमान हो तुम, ऐसे क्यों कर? अभी इसमें जरूरत है सर, हिंदू कुछ और खाता है क्या? मुसलमान की कुछ और खाता है क्या? सबको सिलेंडर वही खाता, हम भी खाना वही खाते, कोई अलग से खाते हैं। तो इस बुर्काधारी महिला को सुना ना आप लोगों ने, जो कि हिंदुस्तान की निवासी, हिंदुस्तान की नागरिक है। इसका कहना है कि तेल भी हमारे देशों से आता है, गैस भी हमारे देशों से आती है। तो पहली बात तो फ्री में नहीं आती है, पैसे लेते हैं। बाकी का यहाँ से जो अनाज जाता है जिससे वो लोग पेट भरते हैं, ये भी पता कर लेना कितना जाता है। और रही बात कि हमारे देशों से, तो यहाँ पर बात कर रही है ईरान की, इराक की, जो भी मुस्लिम देश हैं। जो मुस्लिम देश हैं वो इसके देश हैं, लेकिन जहाँ ये हिंदुस्तान में रह रहे, ये उसका देश नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो ये है इनकी हिंदुस्तान के प्रति कट्टर देशभक्ति। तो इसीलिए इनकी देशभक्ति पर शक करने की जरूरत नहीं है, सीधे यकीन करो। अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि अवैध घुसपैठिए देश में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि अवैध घुसपैठिए कैसे बीजेपी में भी घुसपैठ कर रहे हैं। तो जैसा कि ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और ये टीएमसी के अवैध घुसपैठिए बीजेपी में एंट्री ले रहे हैं, मेरा बीजेपी वालों से यही आग्रह है कि थोड़ा सेफ और सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में बीजेपी ही टीएमसी बन जाए। भाई
भाई कल बीजेपी बंगाल में एक इलेक्शन जीती है, तो मैंने स्टोरी लगाया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन बीजेपी फलाना ढमकाना, नमस्ते ममता दीदी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझे प्रॉपर मैसेज करा है कि आपको हम अनफॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो अनफॉलो अनफॉलो, और भाई उन्होंने मुझे अनफॉलो कर भी दिया है ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम अनफॉलो करो ना करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर मुझे कुछ लगता है कि मेरे देश के हित में है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के हित में है, या फिर मेरे रिलीजन के हित में है, या फिर ऑल ओवर हित में है ना, तो मैं अपने थॉट्स को रखूँगी ही रखूँगी। और तुम्हारा फॉलो अनफॉलो को देख के मैं डरूँ और मैं अपने थॉट्स को बदल दूँ और मैं तुम्हारी चाटुकारिता करने लग जाऊँ, भाई ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं मेरे को कभी कभी कि अनभक्त ही है, पढ़े लिखे लोगों की ऐसे थॉट है, ये है वो है। भाई पढ़े लिखे हैं तो ही ऐसे थॉट हैं, अनपढ़ होते तो दूसरे थॉट होते हैं हमारे। तो पढ़े लिखे थॉट ही है मेरे, ठीक है ना। तो ज़्यादा ना ज्ञान नहीं दो मुझे, और अनफॉलो करना है तो कर लो भाई। वो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन बीजेपी, और कर लो अनफॉलो अनफॉलो कुछ भी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। बाकी का आप लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा पैट्रियोट दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।